Hi guys, welcome to IS Point. So this is Aditi Pandey. Today we continue chapter 5. तो उसमें हम पढ़ चुके हैं पहला पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट है, यूरोप में मुद्रण का आना. ओके, तो देखिए सदियों तक जो यूरोप था उसने चीन से मसाले, रेशम इत्यादि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट किया. फिर एक बार उसे पता चला कि चीन में कागज़ भी बनते हैं, मतलब एक प्रकार का कागज़ वहाँ पे है, तो उसने उसे भी इम्पोर्ट किया. कब किया? 11वीं शताब्दी में. और जब ये कागज़ उनके पास पहुँचा ना, तो वो सबसे पहले अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उसमें लिखे. यानी जो बहुत ज़्यादा पांडुलिपियाँ इत्यादि थी उनके उत्पादन को उन्होंने मुमकिन बनाने का प्रयास किया. जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा कागज़ है तो आप सोचेंगे ना कि कोई इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं उसमें लिख लूँ, यानी कि आपके पास कम ही है, वो आपने इम्पोर्ट किया है तो आप इतना तो नहीं मंगा सकते ना कि अपनी पूरी ज़रूरतें पूरी कर सकें. अगर आप किसी से मनी उधार लेते हैं या ख़रीदते भी हैं कोई सामान तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ख़रीदते हैं, उससे कम ही लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे. तो इन्होंने भी अपनी जो पांडुलिपियाँ इत्यादि थी उनके उत्पादन को मुमकिन बनाया. फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा. ठीक है, और उसके बाद वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली जो छपाई नहीं बताया था मैंने आपको, वो पहले से ही मौजूद थी चीन के पास. मार्को पोलो यह ज्ञान भी अपने साथ लेकर लौटा. फिर क्या था, इतालवी में भी तख्ते की छपाई से किताबें निकलने लगी. जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के घर कहीं घूमने गए, ठीक है, आपने वहाँ पे कोई चीज़ खाई एंड वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, न्यू लगी, तो आप जब वहाँ से घूम के आएंगे और अगर आपको उस चीज़ की रेसिपी पता चल गई तो आप उसे आके घर में बनाएंगे. तो आप वहाँ की कोई चीज़ को, वहाँ के कल्चर, वहाँ के गुण को यहाँ पे लेकर आए और उसे आप उपयोग में भी लाए. ऐसा किया ना आपने. तो फिर उसी तरीके से जब मार्को पोलो अपने साथ आया तो वो ये ज्ञान भी लेकर लौटा कि वहाँ पे लोग इस तरीके से छपाई करते हैं, तो ये भी एक मतलब किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास भी पेपर अभी उतना ज़्यादा नहीं है. तो इस तरह की छपाई की प्रक्रिया से हम छपाई एटलीस्ट शुरू तो कर ही सकते हैं. ओके, तो उसके बाद इतालवी में भी तख्ते की छपाई से ही किताबें निकलने लगी और जल्द ही ये जो तकनीक थी पूरे यूरोप में फैल गई. मुद्रित किताबों को सस्ती और अश्लील मानने वाले कुलीन वर्ग और भिक्षु संतों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे. जैसे कुछ लोग ना कहते थे मुद्रित किताबें सस्ती होती हैं, चीप होती हैं, लेकिन अब जिनका स्टैंडर्ड बड़ा है, ठीक है, अगर आप उन्हें सस्ते कपड़े दिलाएंगे तो उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी. वो चीज़ें बेकार नहीं होती लेकिन वो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी. तो वैसे ही उन्हें भी छपी मुद्रित किताबें अच्छी नहीं लगी, बल्कि इन्हें विलास संस्करण में बेशकीमती तरीके से छपी हुई किताबें ही अच्छी लगती थी, जो कि चर्म पत्र हो गया या फिर भोजपत्र भी एक आता है पेपर, अभी भी वो आता है, तो उन चीज़ों पे छपी होती थी. और व्यापारी और विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी थे ये सस्ती मुद्रित किताबें ही खरीदते थे. जैसे अगर आपको पढ़ना है नोट्स के लिए तो हम प्रिंटेड नोट्स खरीद लेते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चों से आपने सुना होगा कि नहीं, वो नोट से पढ़ ही नहीं सकते. नोट्स मीन्स कि वो फ़ोटोकॉपी वाले नोट से नहीं पढ़ सकते, उन्हें बुक चाहिए, वो भी रियल बुक ही चाहिए, वो फ़ोटो कॉपी वाली बुक से भी नहीं पढ़ सकते. तो ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है. तो ये देखिए वेलम क्या होता है. वेलम एक चर्म पत्र यानी जानवरों के चमड़े से हुई लेखन की सतह होती है. किताबों की फिर धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी, ठीक है, क्योंकि लोग पहले उतना नहीं जानते थे कि हाँ इतनी ज्ञान की बातें होती हैं. फिर धीरे धीरे जब लोग जानने लगे तो उनकी मांग भी जो थी वो बढ़ गई और उसके विक्रेता भी जो थे वो निर्यात करने लगे. जैसे लोग कहते हैं ना कि आप मार्केट में पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है. यदि आप स्कूल के सामने, मान लीजिए अगर आप स्कूल के सामने आपको कोई दुकान खोलनी है, ठीक है, तो आप राशन की तो दुकान नहीं खोल सकते ना, खोलेंगे भी तो कोई उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा. अगर स्कूल के सामने घर है, हॉस्टल्स है, तो हो सकता है प्रॉफिट. अगर स्कूल के सामने ऐसा कुछ नहीं है 2-3 किलोमीटर तक तो आपका नुकसान ही होना है. आप अगर स्कूल के सामने है तो आप सोचेंगे ना कि हाँ कॉपी बुक्स की खोलें, फ़ोटो कॉपी की खोल सकते हैं, फ़ोटो खिंचवाने की खोल सकते हैं, कुछ
प्रतियोगिताओं की बुक की खोल सकते हैं, तो ये बिज़नेस वहाँ पे चलते हैं। तो उसी तरीके से लोगों ने देखा कि अब किताबों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो देशों में जितने भी व्यापारी थे उन्होंने इसे मतलब खरीदने की मांग करने लगे। वो भी कहने लगे कि और किताबें बनाई जाएं ताकि उससे वो बेच सकें और उन्हें प्रॉफिट हो। तथा यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों से भी निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पे पुस्तक के मेले भी लगने लगे और जब मांग बढ़ने लगी तो उसकी आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए नए तरीके सोचे जाने लगे। यदि किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है तो हम सोचते हैं ना कि वो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करवा सकें, तो हम उसे बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस टाइम गाजर का हलवा, पहले लोग उसे कैसे रेत के बनाते थे ना, तो उसे में टाइम लगता था। लेकिन अगर उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मान लीजिए आपके घर में 20 लोग हैं, तो आप उसे रेतने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप उसे अब क्या करते हैं कि कुकर में पहले उबालने को रख देते हैं, फिर उसे अच्छे से मैश कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो इससे काम आसान होता है। तो जब मांग बढ़ने लगी तो लोग किसी काम को आसान करने के लिए उसकी नई नई टेक्निक्स को खोजने लगे। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद फिर आपूर्ति के लिए कई सारे तरीके सोचे जाने लगे। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी उन्हें रोजगार देने लगे थे। एक रोजगार के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। जैसे अगर मैंने कहा कि वही गाजर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि रेतने से ही बैठ जाए हम और कहा जाए कि सिर्फ 1 घंटे में गाजर का हलवा बनाना है, अगर आप उसे रेतने बैठ जाएंगे और 20 लोगों के लिए बनाना है तो रेतने में ही आपको आधे से 45 मिनट तो लग ही जाने वाले हैं। तो इसलिए जो ये हमारे पास टेक्निक थी, इससे हम मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। जैसे सब्जियां होती हैं, उन्हें केमिकल देके हम जल्दी उगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सबको चाहिए और आपूर्ति नहीं हो पाती है। अगर हम केमिकल ना यूज़ करें तो आपूर्ति होगी ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग भूखे रह जाएंगे और फिर कुछ लोगों को सीज़न सब्जियां नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए हमें केमिकल का यूज़ भी करना पड़ता है। तो फिर सुलेलक तथा कातिब को रोज़गार मिलने लगे और उसके बाद लेकिन पांडुलिपियों से ये जो मतलब हमने टेक्निक ली थी, इससे हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। लोगों की जितनी भी उनकी ज़रूरत थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। मतलब बैठ के पूरा एक एक चीज़ को लिखना तो पड़ता ही था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और श्रम भी लगता था। पांडुलिपियाँ अक्सर बहुत नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में भी कई सारी मुश्किलें होती थी, इसलिए उनका जो सर्कुलेशन था वो सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। जो चीज़ें आसान होती हैं वो चीज़ें लोकप्रिय तो हो ही जाएंगी क्योंकि हमारा कार्य उससे हो रहा है। ठीक है, 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटे छोटे टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जा रहे थे। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग छपाई का इस्तेमाल करने लगे थे और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया था वो उनके समाज का कि छपाई की दुकानें भी खुल रही थी, लोग उसका यूज़ करते थे और सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि कपड़ों पे भी उन्हें छापने का प्रयास कर रहे थे। ताश के पत्ते, छोटी छोटी टिप्पणियों, यानी जैसे नाग पंचमी पे आप जो स्टिकर लगाते हैं उस पर एक मंत्र लिखे रहते हैं ऊपर, तो वो उस तरह के चित्र भी बनने लगे थे। जाहिर सी बात है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी। हाँ, सिंपल सी बात है कि मांग और बढ़ ही रही थी, कम नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ज़रूरत थी कि हम और भी नई टेक्निक को खोजें, उनको सर्च आउट करें और फिर चीज़ों को आसान बनाएं। ठीक है, नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव हो सकता है कि जो छपाई है उसकी मतलब छपाई की जो प्रोसेसिंग है और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटनबर्ग ने अंततः यह कर दिखाया।
गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग जी के जो पिता थे वो व्यापारी थे, ठीक है, और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर पला हुआ है, यानी उनके घर बहुत अधिक मात्रा में खेती होती थी। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आए थे, यानी तेल निकालने की जो मशीनें होती हैं और जैतून की, तो वो मशीनें बचपन से देखते आए थे। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियाँ गढ़ने की कला भी सीखी थी, यानी उनका भी उन्होंने ज्ञान लिया था और उन सारी चीज़ों में उन्हें महारत हासिल थी, यानी वो शीशे की कई सारी आकृतियाँ बना सकते थे, पत्थर पर पॉलिश कर सकते थे, इत्यादि कलाएं उन्होंने सीखी थी और उन्होंने अपनी इसी ज्ञान और अनुभव का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल अपने नए आविष्कार में भी किया। जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल था आदर्श बनना, मतलब जो जैतून तेल निकालने की जो मशीन थी ना, वही आदर्श थी। उन्हें ही देखकर उन्हें आइडिया आया कि वो एक प्रिंटिंग मशीन भी बना सकते हैं। तथा उन्होंने सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया, यानी उन्होंने एक सांचे का उपयोग किया तथा धातु से आकृतियाँ गढ़ी और 1448 तक अपना यह यंत्र उन्होंने मुकम्मल कर दिखाया, यानी कि बना दिया। उसने अपनी पहली किताब जो छापी थी वो कौन सी थी? बाइबल थी, ठीक है। तो हम अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,